हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं साइंस क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। साइंस जिसका कोड है 086। ठीक है, आप पहले क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट देख लें, यह आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चंस में जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे हैं। तो आपके 20 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में, जो आपके क्या है, 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं 1 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन बी है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन जो आपका सी है तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। और उसके बाद केस स्टडी है 4 मार्क्स की। ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 20 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। फिर इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व भी करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम का ये पेपर है। साइंस क्लास 9 का पेपर आप देख लीजिए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फिर सेक्शन सी है। सेक्शन सी के बाद आपका सेक्शन डी है। और सेक्शन डी के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके जो सेक्शन ई है, ये रहे सेक्शन ई के क्वेश्चंस। टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 39 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फिगर दे रखी है। बोला था मसल फाइबर शो इन द डायग्राम। इस डायग्राम में एक मसल फाइबर दे रखा है आपको, और बोला है कि बताओ ये जो मसल फाइबर है ये किस चीज को दिखा रहा है। देखिए यहाँ से क्या है, ये एक रिफ्लेक्स आर्क है। तो बोला है इनवॉलेंट्री एक्शन कर रहा है, वॉलेंट्री कर रहा है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कर रहा है, नन कर रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए पहले इनवॉलेंट्री फंक्शन क्या होता है और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो चीजें होती है जो हमारे हैंड से हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे हमें हाथ घुमाना है, हमें पढ़ना है, खेलना है, ये सब वॉलेंट्री एक्शन है। और इनवॉलेंट्री क्या होती है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमारा हार्ट अपने आप बीट करता है, अपने आप धड़कता है ना हार्ट, लंग्स अपना आप ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बोला है जो मसल फाइबर है ये वाला एक्शन आपका वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। तो देखो, मसल हमारी मर्जी है ना, हम हाथ उठाएं या ना उठाएं, तो ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, क्यों हमारी मर्जी है हम अपने हाथ को घुमाएं या ना घुमाएं। तो इस फिगर के हिसाब से ये, अगर इसकी जगह हार्ट की फोटोज दी जाती तो वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। मैंने बता भी दिया, वॉलेंट्री चीजें हमारे कंट्रोल में होती है और इनवॉलेंट्री चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू जो है मसल फाइबर का, उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, वॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या होती है, वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या ड्राई आइस जो होती है वो क्या होती है, ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ड्राई आइस क्या होती है, ये सॉलिड स्टेट में होती है। आजकल आपने देखा होगा कई जगहों पे इसको जो है पान वगैरह में डालते हैं, जिससे क्या होता है, सफेद धुआं उड़ता है, वो यही है। तो ड्राई आइस क्या होती है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मगर ये सॉलिड स्टेट में होती है। जनरली तो गैसेस कैसी होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन का, देखिए थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन में कौन सा कवर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो देखो जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले तो देख लो मेम्ब्रेन किन में होती है, मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है। ठीक है, और सेल वॉल किन में होती है, प्लांट सेल में। तो यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन की बात करिए तो जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी वैक्यूल्स में भी और लाइसोसोम में भी। इन दोनों में क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। और बाकी आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, लाइसोसोम क्या है, ये एक सुसाइडल बैग है। ये बात भी पता रखनी है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल दोनों में क्या, सिंगल मेम्ब्रेन से ये दोनों कवर्ड होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम बोले डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो किसके, टेक्स्ट में डिस्टेंस के, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट में, वो क्या हो सकता है। तो ये याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर हम किसी सर्कल में दौड़ लगा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस तो क्या होगा, वो 1 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने कितने चक्कर लगाए। मगर जब हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंचेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट आंसर होगा इक्वल और लेस देन। याद रखना, डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के,
पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता, इसलिए इक्वल और लेस देन 1 आंसर आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो पर डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में बोला है आपसे, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट वर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड्स ऑफ द ट्रैक सच दैट द लाइन फिनिश विद सेम एज द लाइन स्टार्ट। ठीक है, एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, एक एथलीट है, ठीक है, जो क्या है, एक एथलीट जो है 4 चक्कर लगा रहा है, राउंड कर रहा है, कितने चक्कर लगाए, 4 राउंड लगाए एक ट्रैक में, जो ट्रैक कितना है, जो ट्रैक की लेंथ है वो 200 मीटर। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट व्हेन दे टचेस द फिनिश लाइन। देखो ये एक एथलीट है, ये यहाँ से इसने एक चक्कर लगाया इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे उसने दूसरा चक्कर लगाया, वापस से इसी पॉइंट पे उसने तीसरा चक्कर लगाया, और इसी पॉइंट पे उसने चौथा चक्कर लगाया। यानी वो जो एथलीट था वो ए से चला और घूम के वापस से कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। यानी 4th राउंड में भी उसका जो फिनिश लाइन थी वो क्या थी, ए ही थी। तो क्या उसने कोई चेंजेस करा अपने इनिशियल फाइनल पॉइंट में, नहीं करा। जब उसने इनिशियल और फाइनल पॉइंट में हमने कोई चेंज भी नहीं करा, तो जो एथलीट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। समझ आ गया। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह जाए मगर वो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी बॉडी स्लैश ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कोई कार, ट्रक या आदमी का, वो क्या होता है, वो रेफरेंस पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है, ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले समझ लो क्या है। देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोकेशन। सपोज करो अगर आप किसी पार्क में गए और पार्क में जो एंट्री गेट है, तो एंट्री गेट क्या होगा, वो उसका ओरिजिन होगा, ठीक है, यानी वहां से आप एंट्री करोगे तो उसको बोलेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट समझ गए ना, तो वो गेट होगा। पर इनिशियल पॉइंट क्या होगा, अगर आपकी रेस, सपोज करो ये एक आपका पार्क है और यहाँ पे उसका गेट है, मगर जो दौड़ लगाई जा रही है, आपकी जो रेस शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है, कहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की। तो आपका इनिशियल पॉइंट ये होगा और रेफरेंस पॉइंट ये होगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, एंटर की गेट, मगर जो रनिंग हो रही है वो उसके लिए रेस का उन्होंने क्या करी है, लोकेशन को चेंज करा है। तो यहाँ पे बोला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट, जो रेस लगा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, तो उसे कहेंगे इनिशियल पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पता है क्या है, रेफरेंस पॉइंट उस लोकेशन का पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट क्या है, उस रेस का पॉइंट जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट गया है, और फाइनल पॉइंट उसका फिनिश पॉइंट जहां पर रेस खत्म हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखना, रेफरेंस पॉइंट का मतलब एंट्री ऑफ लोकेशन, और इनिशियल पॉइंट का मतलब जहां से वो ऑब्जेक्ट दौड़ लगाना स्टार्ट करेगा, और फाइनल पॉइंट का मतलब जहां पर वो रेस फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बोला है कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ नॉट पॉसिबल है। तो देखो हमें ये बात भी पता होगी, इसे हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये होता है वाई एक्सिस, ये बात तो पता लग गई आपकी। ठीक है, एक्स ये होता है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को तो हम टाइम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम एक्सिस। और ये हो गया हमारा वाई का स्पीड एक्सिस। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा ग्राफ में पॉसिबल नहीं है, तो देखो इस वाले ये ग्राफ तो पॉसिबल है, इस वाले ग्राफ में भी पॉसिबल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले में जो है हमारे को ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि टाइम से नीचे चली गई है ये। ठीक है, तो स्पीड कहाँ तक रहनी चाहिए थी, टाइम तक रहनी चाहिए। तो याद रखना स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। पहला है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, सेम ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमने पढ़ा है ना, एक्शन जो होता है क्या होता है, इक्वल क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन क्या करेंगे, एक्ट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। जैसे एक आदमी ने चांटा मारा, तो क्या आपने खुद के चांटा मारेगा, वो चांटा दूसरे आदमी को मारेगा। जब वो दूसरे आदमी के गाल पे चांटा मारेगा, मगर उसके हाथ पे भी क्या होगा, दर्द होगा। तो दोनों अलग अलग है ना, समझ आया। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आप कॉपी से, पेन से क्या करते हैं, कॉपी पे लिखते हैं ना, तभी तो आपके पेन की इंक खत्म होती है।
तो क्या है, पेन एक ऑब्जेक्ट है और कॉपी दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में क्या हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन क्या होता है, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस, इनमें से गलत सेंटेंस कौन सा है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देखिए क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन में फर्स्ट है गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो गोल्गी एपरेटस जो होता है क्या है, वो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में, ये ट्रू है और इसमें बोलिए गलत। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, दे हैव एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका कारण क्या है देख लो, इसका कारण ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर तो डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। उसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आरएनए, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आरएनए और राइबोसोम होता है। और जो प्लास्टिड होता है उसके अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स का मतलब डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर तो डीएनए होगा मगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होगा, उसके अंदर होगा आरएनए एंड राइबोसोम, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको पता ही है। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, तो यानी गोल्गी अपरेटस जो है लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, मगर इसका करेक्ट आंसर बी होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पे भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहले में लिखा प्योर सब्सटेंस मस्ट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनमें वन टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं, जैसे एटम से भी होते हैं और उसमें मॉलिक्यूल भी होते हैं, दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें H2O, तो वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस ही तो है, क्योंकि हम पानी में से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे तो हमें केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिक्सचर कंटेन टू कंपाउंड मस्ट बी हेट्रोजीनियस, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि मिक्सचर में 2 से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे लिखा होमोजेनियस मिक्सचर मस्ट बी यूनिफॉर्म, इसमें क्या बोला है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर जो होता है वो हमेशा क्या, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसे, क्योंकि जब हम चीनी को पानी में मिला देते हैं तो आप ढूंढ पाओगे कि चीनी पानी में कहाँ है, क्योंकि पानी का जो स्पेस होता है उसके अंदर चीनी क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और वो क्या एक बन जाता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि शुगर कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है, या उसके अंदर हम नींबू भी मिला दें, सोडा मिला दें, और या पानी और सोडा मिक्स कर दें, तो कैन वी आइडेंटिफाई वेयर इज अ सोडा और वेयर इज अ वाटर, तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज these two क्या सॉल्वेंट मिक्स एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 विच कंपाउंड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हार्डन, बोला जो विच कंपोनेंट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है उसके कौन से कंपोनेंट जो हार्डन और थिकनन देयर सेकेंडरी, और उसकी सेकेंडरी वॉल को थिक बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कौन से स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के, तो वो है लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को हार्ड और थिक बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन, वाटर जो शुगर का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वाटर शुगर सॉल्यूशन क्या है, वाटर जो होगा देखो वो सॉल्वेंट होगा और शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो हमारे को पहले देखना, जब हम शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ज्यादा कौन सी चीज होगी, जो ज्यादा चीज होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट। क्या अगर हमें 1 गिलास चीनी का पानी बनाना है तो हम 1 गिलास चीनी और 1 गिलास पानी लेते हैं, नहीं, हम 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी लेते हैं। तो कम मात्रा में किसको लेते हैं, लेस करते हैं हम सॉल्यूट, और मोर करते हैं हम सॉल्वेंट। तो समझ आ गया, तो यहाँ पे बोला है वाटर शुगर सॉल्यूशन, तो आपको समझ जाना है किसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट, और दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स, पहले तो फर्टिलाइजर्स पता होना चाहिए क्या है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है, केमिकली फॉर्मेशन से बनते हैं। मैन्योर फील्ड में बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, और काउ डंग वगैरह से बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। यहाँ पे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता, तो आयरन जो है फर्टिलाइजर्स में नहीं मिलता। तो आयरन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों आपको फर्टिलाइजर में मिल जाएंगे,
मगर आयरन आपको फर्टिलाइजर में नहीं मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन। आयरन इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, मास हैज, तो जो मास होता है उसके पास क्या होता है, तो मास के पास जो मैटर, सॉरी मैटर हैज, मैटर के पास क्या होता है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये हमने पढ़ा है कि कोई भी मैटर जो होती है उसका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो आप बड़ा आसानी से बता सकते हो, ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर। जब हम प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर एडॉप्ट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन इंक्लूड, अगर हम गेहूं या चावलों को गोदाम में रखें, किसी भी गोदाम में या कोई भी ऐसी जगह पे रखें, ठीक है, कमरे में, तो उसके लिए हमें ऐसी कौन सी प्रिवेंटिंग मेजर, ऐसी कौन सी चीजें सोचनी पड़ेंगी जिससे कि वो हमारे जो ग्रेन्स हैं जिस गोदाम में जिस कमरे में रखे हैं वो खराब ना हो। तो खराब ना होने के लिए सबसे पहले हम उस गोदाम को, उस रूम को स्ट्रिक्टली क्लीन करेंगे, प्रॉपर डिसजॉइन करेंगे, यानी वहां पे किसी भी प्रकार की कोई सीलन वगैरह ना आए। एक तो कमरा क्लीन करेंगे या गोदाम को क्लीन करेंगे, प्रॉपर डिसजॉइनिंग करेंगे, किस तरह के कोई भी सीलन वगैरह वहां पे ना पहुंच पाए। क्लियर है। और फिग्मेशन, यानी किसी भी प्रकार के वहां पे फंगीसाइड्स ना हो, कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या करेंगे, हमारे ग्रेन्स को खराब कर देंगे। तो प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर हम कौन कौन से अपनाएंगे, स्ट्रिक्टली क्लीन, प्रॉपर डिजाइनिंग, फिग्मेशन। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल फॉरवर्ड बिकॉज, एक आदमी जो है जब उतर रहा है अपनी चलती हुई बस से तो वो क्या है, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, इसका क्या कारण है, तो फॉल फॉरवर्ड क्यों हो रहा है, तो कारण क्या है उसका, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के कारण, इनर्शिया मोशन के कारण उसकी जो अपर बॉडी पार्ट है वो क्या है, मोशन में है, जिसके कारण वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि उसके फीट कैसे हैं, रेस्ट में है, जिसके, ठीक है, और वो टचेस कहाँ हो रहे हैं, रोड पे। आप, और इनर्शिया का मतलब आपको पता ही होगा, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक एबिलिटी है जिसमें कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहती है, अनटिल देन, कब तक, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनर्शिया के कारण जो उसका अपर बॉडी है वो तो मोशन में है, जिसके कारण वो फॉरवर्ड जा रहा है, और जबकि उसके फीट कहाँ आ गए, क्योंकि रोड तो क्या है, रुकी हुई है, वो रेस्ट में आ जाएंगे जैसे वो रोड पर टच करेगा। रीजन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोला है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब यहाँ पर आपको कुछ डेट्स दी है, उसके हिसाब से आपसे बोला गया है कि आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट मैच। तो जो करेक्ट मैच है वो है, देखो, सेल वॉज डिस्कवर्ड, ये गलत है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड, ये भी गलत है, द प्रोटोप्लाज्म वाज, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय 1674, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन जो 16 है आपका, उसमें बोला हुआ है करेक्ट मैच पूछा है, सॉरी करेक्ट मैच पूछा है, तो करेक्ट मैच इसका ही होगा कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय 1831। इसका करेक्ट आंसर होगा कि न्यूक्लियस कब डिस्कवर्ड हुआ था, 1831 में डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है आपको, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका ये रहा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 आपका कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट यानी नमक की बात कर रहा है, इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। जब हम नमक को पानी में मिलाएंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा या नहीं होएगा, अगर अच्छी तरह से मिक्स होगा तो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये क्या है, ट्रू है, नमक और पानी को मिलाते हैं तो नमक और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, असर्शन ठीक है। सेकंड रीजन, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द होमोजीनियस, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। जब दोनों अच्छे तरीके से मिल जाएंगे तो उनकी जो जो सॉल्यूशन, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन बनेगी, नहीं, उनकी सेम कंपोजिशन हो जाएगी। तो इसका रीजन गलत है, जिसके कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 18 में बोला हुआ है लेटरल मेरिस्टेम एट द थिकनेस ऑफ प्लांट, ये ट्रू है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है, प्लांट की थिकनेस को बढ़ाती है। रीजन है लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड ओनली इन वन प्लेन, ये भी ट्रू है। तो और जो रीजन है वो भी आपका करेक्ट है कि लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है, मेरिस्टेम क्या करती है, उसे वन प्लेन पर डिवाइड करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका असर्शन रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ट्रू है। गैस क्या करती है, हमेशा गैस का प्रेशर लगाती है वॉल के कंटेनर में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है,
वेरी स्ट्रॉन्ग इन गैसेस। तो इसमें बोला है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस का, वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है क्या गैस में। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे को पता है सॉलिड में ज्यादा होता है, गैसेस में क्या होता है, बहुत कम होता है, तभी तो गैसेस के पार्टिकल लूजली पैक होते हैं। तो यानी रीजन इसका फॉल्स है भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, इसलिए तो सॉलिड क्या होता है, ठोस होता है, हमसे कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को हम कंप्रेस कर पाते हैं ना, तो इसका जो रीजन है वो फॉल्स है। असरसेंस का ट्रू है, रीजन फॉल्स है, जिसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ बिजी स्ट्रेट रोड, एक बिजी सीधी रोड पर कार चल रही है, कैसे, नॉन यूनिफॉर्म रेट पे, और द कार ट्रेवलिंग ऑन द बिजी रोड कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो बोला है अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ बिजी स्ट्रेट रोड ट्रेवल एट अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन रेट, बिल्कुल ठीक है। जब ट्रैफिक होगा तो क्या कार हर घंटे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, नहीं, कभी ज्यादा करेगी कभी कम करेगी, तो वहां पे क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म रेट होगा। और जब कार ट्रेवल करेगी बिजी रोड पर तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, कैसे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसके कारण क्या होगा, इसका रीजन भी ट्रू हो जाएगा, और असर रीजन दोनों ट्रू होने के कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी की वीडियो भी जल्दी आपको चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। आप वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपको और सब्जेक्टों के भी वीडियोस और क्वेश्चन पेपरों को भी आपको जल्दी से प्रोवाइड कर सकें। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें।